नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे जो जेट की रिजल्ट के बाद में मेन जो प्रोसेस होती है कि आगे किस प्रकार से प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, क्या क्या चीजें हमको करनी है जेट विद्यार्थियों वाले है ना, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि रिजल्ट तो आ गया हमारा। अब रिजल्ट के बाद में हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है उसकी आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपन वन बाई वन। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले मैं ले लूँ रिजल्ट के बारे में कि सर हमारा रिजल्ट तो आ गया, अब रिजल्ट के बाद में हमें कौन सी प्रोसेस करनी है आगे। अब रिजल्ट के बाद में मैं सबसे मेन प्रोसेस को लेकर चलूं तो कट ऑफ की ले लेता हूँ थोड़ी। कट ऑफ की ले लेता हूँ, कट ऑफ का अनुमान यही है कि पेपर की मैं बात करूं सबसे पहले। किसकी? पेपर की। तो पेपर था आपका मीडियम, मतलब न तो ज्यादा कठिन था और न ज्यादा सरल था, मीडियम लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर आपको देखने को मिला था। अब मैं उसके बारे में बात करूँ कि सर इसमें कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ अगर अपन बात करें ओबीसी वाले स्टूडेंट्स उनकी, एस टी एस सी, ईडब्ल्यू एस और उसी के साथ जनरल, इन सभी की अपन बात करेंगे। अगर मैं ओबीसी वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो इस बार आप कट ऑफ मानकर चलिए, फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, किसकी? फर्स्ट राउंड की, ओनली फर्स्ट राउंड। कि जब आप कॉलेज लगा दे तो कॉलेज लगा दे, कॉलेज लगाने के बाद में किस प्रकार से आपका जो फर्स्ट राउंड आपका अलॉट होता है उसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो ओबीसी वालों को मैं बताऊं तो अगर जिनके 160 नंबर बैठ रहे हैं उनको कॉलेज मिलेगी, नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन इतना है कि गवर्नमेंट सीट पे उनका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट में बात करूं एसटी और एससी, तो इनके अगर कोई विद्यार्थी है उनको 140 नंबर आ रहा है तो उनको कॉलेज मिलेगी, एसटी और एससी वालों को। ओके, ईडब्ल्यूएस भी इसमें ही सम्मिलित है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 140 पे आराम से मिलेगी। जनरल वालों को मिलेगी 150 से 155 पर, 150 से 155 पर उनको कॉलेज मिल जाएगी गवर्नमेंट, है ना। ओबीसी वालों को 160, एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस इनको मिलेगी 140 मानकर चलिए आप, है ना। और नेक्स्ट में बात करूं जनरल वालों को तो इनके बीच में 10 से 15 नंबर का फर्क रहता है जनरल वालों के और एसटी ओबीसी, सॉरी एसटी जो एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया उनके, है ना। ये तो कट ऑफ की बात हो गई। अब मैं बात करूं नेक्स्ट कि कोई स्टूडेंट है उसके 270 नंबर आ रहे हैं और एक स्टूडेंट है जिसके 30 नंबर आ रहे हैं। अब मैं इनकी बात करूंगा, मतलब मैं किस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ आपसे, काउंसलिंग की बात करने जा रहा हूँ। किसकी? काउंसलिंग की बात करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको करता हूँ क्लीन और अब बात करते हैं अपन दूसरे स्टेप की। अपने दूसरे स्टेप की मैं बात कर लूँ तो दूसरा स्टेप है अपने पास में काउंसलिंग, ये तो मैंने कट ऑफ बता दी है। अब दूसरा स्टेप में बात करूँ तो काउंसलिंग का। काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग में जैसे ही आपका अब रिजल्ट आया है, अब थोड़े ही दिनों के अंदर जो आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी है बीकानेर, वो आपको एक डेट देगी। उस डेट पर आपको काउंसलिंग करवाना है। और काउंसलिंग किस प्रकार से होती है वो भी मैं बता देता हूँ। इनमें एक सीट रहती है आपकी नॉर्मल, या अपन बात करें तो गवर्नमेंट सीट, एक रहती है पेमेंट, या फिर मैं बात करूँ तो प्राइवेट। ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट और प्राइवेट सीट तीनों ही अलग अलग है ना। नॉर्मल जिसे अपन गवर्नमेंट बोलते हैं, एक होती है पेमेंट और एक होती है प्राइवेट। ओके, अब काउंसलिंग के अंदर क्या करना है, काउंसलिंग के अंदर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 270 नंबर आ रहे हैं, किसी स्टूडेंट के 160 नंबर आ रहे हैं और वो काउंसलिंग करवाता है, तो उसके पास में ये ऑप्शन रहते हैं कि सबसे पहली चीज तो यही है, अपनी चॉइस से अपने अकॉर्डिंग होती है। कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मेरे को 270 नंबर आ रहे हैं और वैसे भी कॉलेज तो मेरे को गवर्नमेंट मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे को पेमेंट सीट मिल जाए। तो सारी चीजें अपन देखेंगे। देखिएगा, नॉर्मल के अंदर मैं बात करूँ तो आपकी 5 यूनिवर्सिटीज आती है। 5 जो यूनिवर्सिटीज है राजस्थान की, वो मेनली नॉर्मल पे आ जाती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 नॉर्मल पे। ओके,
अब कोई स्टूडेंट है जिसके 270 नंबर आ रहे हैं और वो चाहता है कि सर मेरे को तो आप बस इतना कर दीजिए कि 270 नंबर आ रहे हैं और वैसे भी मेरे को कॉलेज अच्छी मिल जाएगी, अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो ओल्ड वाली कॉलेज मिल जाएगी मेरे को, लेकिन सर मेरा सपना है कि भाई मैं ये जो यूनिवर्सिटीज है इसी में मैं पेमेंट सीट पे सिलेक्शन ले लूं, तो वो इनको फिर पेमेंट सीट पे भी अप्लाई कर सकता है। किनको? पांचों यूनिवर्सिटीज को। तो कितनी कॉलेज अपन ने लगा दी इसमें? 10 लगा दी। और ये पेमेंट सीट वाली है, ये इसमें मैं सम्मिलित कर देता हूँ, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि आपको पेमेंट क्या होता है ना। अब कुछ कॉलेजेस ऐसी है, मान लो कोई स्टूडेंट है उसके 20 नंबर आ रहे हैं, उसके 10 नंबर आ रहे हैं, उसके 5 नंबर आ रहे हैं, तो कुछ कॉलेजें ऐसी है जो कि क्या है, प्राइवेट कॉलेजें हैं, प्राइवेट कॉलेजें हैं। और वो कॉलेजें अपना जेट के थ्रू एडमिशन लेती है ना। तो जिनके 5 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, वो इन कॉलेजों को फिलअप करने वाले वो अलग ही हो गए, ऐसे मान लो, है ना। ये तो अलग ही हो गए, इनकी तो अपन बात ही नहीं करेंगे, प्राइवेट वालों की तो अपन बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें फीस भी ज्यादा होती है और डिग्री भी कोई कोई कॉलेज तो अपने नाम से डिग्री देती है जो कि आगे मान्य ही नहीं होती। तो इनको तो मैं करता हूँ रिमूव, प्राइवेट वालों को। अब अपन बात करेंगे ओनली नॉर्मल और पेमेंट सीट। अब इनमें मैंने काउंसलिंग की बात कर ली कि नॉर्मल में काउंसलिंग किस प्रकार से करानी है। अब कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं इनको प्राइवेट नहीं लूंगा, पेमेंट सीट में नहीं लूंगा सर, मेरे पास तो नहीं है। एक साल के इनमें मान के चलिए, नॉर्मल वाले में, नॉर्मल वाले की बात करूं तो इनमें लगभग लगभग फीस अगर आप देखते हो तो यूनिवर्सिटी इसमें रहती है 15,000 के समथिंग रहती है। कितनी? 15,000। गवर्नमेंट अगर नई वाली लूं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं तो इनमें लगभग लगभग आपकी फीस रहती है सभी में 5,670 रुपए एक सेमेस्टर की। ये क्या है? पर सेमेस्टर की फीस है। और एक सेमेस्टर आपके लगभग 6 महीने का रहता है, और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं 6 6 महीने के। तो मतलब मैं बात कर सकता हूँ ये कितने रुपए हो गए, 10,000 या 11,000 रुपए, मान लो आप 11,000। ये नई वाली कॉलेज का क्राइटेरिया। और इसमें कितने रह गए आपके जो ओल्ड वाली कॉलेज हैं, इसमें 30,000 हो गए। कितने हो गए? 30,000। अब आप पेमेंट सीट भरते हैं, कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे तो 270 नंबर है और मैं तो पेमेंट सीट क्यों नहीं लेना चाहता, आखिरकार वो रीजन भी देखना। अब इसमें पेमेंट सीट है। अब पेमेंट सीट में एक सेमेस्टर की फीस होती है भाई, मान कर चलो आप 35 से 40,000 कम से कम, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 2 सेमेस्टर मतलब एक साल की फीस कितनी हो गई, तो एक सेमेस्टर को और जोड़ दो आप, कितनी हो गई? 80,000 हो गई। कि सर मैं, मेरे नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगी, मैं प्राइवेट नहीं लगाऊंगा। तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, उसके बाद में इन यूनिवर्सिटीज के आने वाली, अंडर में आने वाली ओल्ड कॉलेजों को लगाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये उनको लगा देता है, ओके। ये इनको लगा दिया, यानी कि 270 नंबर उसके आ रहे थे, उन्होंने इस हिसाब से कॉलेज लगा दी, सारी नॉर्मल सीटें लगा दी। मैं पहले 5 यूनिवर्सिटी लगाई, फिर अपनी जगह के अनुसार से, मान लो वो लड़का है जिसके 270 नंबर आ रहा है और वो अलवर का है, और कैटेगरी के अंदर भी वो अच्छा है, कैटेगरी में उसकी रैंक भी अच्छी आती है। रैंक की मैं पहले बात करूंगा, अब थोड़ी देर बाद में, है ना, पहले रैंक की बात कर लेते हैं अपन। तो 270 नंबर उसके आ रहे हैं और वो चाहता है कि मैं अलवर के आसपास वाली कॉलेज ही ले लूं, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, गवर्नमेंट कॉलेज लगा देगा अलवर के आसपास वाले, तो उसको वो कॉलेजें मिल जाती हैं। ये तो होता है क्राइटेरिया। अब जिनके 160 नंबर आते हैं उनकी मैं बात कर लूँ दोबारा से, तो 160 वाले क्या करेंगे, पहले तो इन कॉलेजों को लगाएंगे। अब वो यहाँ पे पेमेंट सीटें नहीं लगाएंगे, इनकी क्यों नहीं लगाएंगे, कि उनके कोई चांस ही नहीं है। भाई पेमेंट सीटों पे भी आपका सिलेक्शन होता है, कई स्टूडेंट, कई मारती ऐसे भी है जो सोचते हैं कि सर मेरे तो 20 नंबर आए हैं, मैं तो पेमेंट सीट पे जो 500 यूनिवर्सिटी है उनमें, गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन ले लूंगा पेमेंट सीट पे। ऐसा नहीं होता, उनकी भी कट ऑफ जाती है, उनकी भी कट ऑफ जाती है। मानकर चलिए कि अगर किसी स्टूडेंट के मान लीजिए आप 270 नंबर नॉर्मल जा रही है आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी की, ओके। तो इसमें फर्क कितना रहता है वो बता देता हूँ मैं। 270 नंबर अगर नॉर्मल जा रही है, गवर्नमेंट जा रही है आपके बीकानेर कॉलेज की कट ऑफ, तो पेमेंट सीट पे वो कितने रखते हैं, पेमेंट सीट पे आप 10 नंबर कम कर लीजिए बस। ये होता है कि 255 से 260 के अंदर ये कॉलेज आपको पेमेंट सीट पे मिल जाती है। मतलब वो ऐसा ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके 255 से 260 नंबर भी है ना तो हम ले लेंगे आपको, है ना। इतनी ही 10 से 15 नंबर का अंतर रहता है, ज्यादा नहीं रहता। कोई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि भाई हमारे 20 नंबर आ रहे हैं, हम तो इन कॉलेजों में चले जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे पेमेंट के थ्रू। ऐसा नहीं होता है ना। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना पहली चीज तो। और दूसरी चीज,
मैं यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहा था। तो भाई जिनके 160 नंबर आ रहे हैं वो पेमेंट लगा ही नहीं सकते, पहली चीज तो ये। अब मैं बात करूँ कि ये जो इनके अंडर में ओल्ड कॉलेज आती है, 5 यूनिवर्सिटी थे, उनके अंडर में ओल्ड कॉलेज आ रही है, तो उनमें भी वो कुछ कॉलेज ऐसी है जो कि नॉर्मल सीट पे रखती है और पेमेंट सीट, दोनों पे अपना एडमिशन लेती है, तो उनमें भी पेमेंट पे कट ऑफ जाती है, उनमें भी नहीं लगा सकता, है ना। और प्राइवेट वाले में लगाएगा, प्राइवेट वाले में कोई मतलब है नहीं। तो उनको क्या करना है, 160 वाले को, इन 160 वालों को करना है सबसे पहले ये 500 यूनिवर्सिटी, ये सब में बेसिक रहता है। उसके बाद में इनके अंडर में आने वाली ओल्ड कॉलेज है, और उसके बाद में जो नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज है वो लगानी है लास्ट लास्ट में, इस हिसाब से लगाना है। अब मैं बात करूं कि 5 यूनिवर्सिटी हो गई और ये कॉलेजें हो गई आपके जो कि ओल्ड थी। ओल्ड कॉलेजों को आप अपनी हिसाब से, जैसे आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो चीज भी लगा सकते हैं, उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। और जो नई वाली कॉलेज है उनके तो चांस आपके बनते ही बनते हैं कि 160 नंबर आ रहे हैं, आराम से कॉलेज मिल जाएगी, तो वो कॉलेजें लगाए पहले नई वाली में, कि जो आपके एरिया के पास में पड़ती हो, उसके बाद में आप दूर वाले सेलेक्ट कर सकते हो। ये चीज हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ मैन आपके रैंक की। फीस का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, पेमेंट किस प्रकार से लगानी है, गवर्नमेंट किस प्रकार से लगानी है, कि सर कौन कौन सी जो कॉलेजें हैं वो गवर्नमेंट है, कौन कौन सी प्राइवेट है, ये भी आप हमें बता दीजिए। तो इसका कंप्लीट वीडियो चैनल पर पहले से अवेलेबल है आपके, कि कौन कौन सी कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन कौन सी प्राइवेट है ना, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करें उस वहां से देखें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके रैंक की। रैंक की भी बात कर लूँ तो रैंक दो प्रकार से आती है। एक आती है आपके कैटेगरी की, कैटेगरी रैंक है ना, एक आती है आपके ओवरऑल रैंक। अब ये दोनों क्या होती है देखो, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि एसटी कैटेगरी से है, किससे, एसटी से, तो ऐसे मान लो वो एसटी कैटेगरी से जो रैंक निकल कर आएगी, तो और ये कैटेगरी रैंक वो होती है कि एसटी कैटेगरी में मान लीजिए 1100 स्टूडेंट है, 1100 स्टूडेंट है और जेट विद्यार्थी, और जेट के फॉर्म भरे थे 4500, तो ये 1100 में कौन सी आपकी रैंक आ रही है एसटी कैटेगरी में, वो आपकी कैटेगरी रैंक हो जाएगी। कि आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस के 1100 स्टूडेंट्स थे, उनमें से आपकी कौन सी रैंक आई, वो आपकी कैटेगरी रैंक। ओवरऑल रैंक होती है आपके कि 4500 जो स्टूडेंट जिन्होंने आपकी जेट का फॉर्म भरा था पूरे, उनमें से आपकी रैंक कौन सी आ रही है, वो आपकी ओवरऑल रैंक हो जाएगी। अब सर इन दोनों में से काम कौन सी आएगी हमें, तो इन दोनों में से काम आने वाली है ये आपकी ओवरऑल रैंक। कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट इसमें ये मतलब कितने सीटें हैं। मैं बात करूं जेट में, तो मानकर चलो आप 5500 सीटें, है ना। और सर मेरी तो इस समय रैंक ही बहुत ज्यादा आ रही है, मेरी तो 9000 आ रही है, 9000 आ रही है, 8000 आ रही है, सर मेरी तो 7000 आ रही है ना, कोई बोल रहा है। तो देखो ये कंफर्म नहीं है कि जो 5500 सीटें हैं वो पहले पहले जिनकी रैंक 5500 आ रही है उनको ही मिले, है ना। किस प्रकार से संभव नहीं है। मान लो किसी के इस कॉलेज के अंदर, मतलब इस जेट की एग्जाम के अंदर, जेट की एग्जाम के अंदर क्या है, रैंक थोड़ी सी डाउन हो गई, मतलब किसी की 2400 रैंक आ रही है इसमें, है ना। और उस स्टूडेंट के, मैं बात करूं आईसीआर या जिसने सीयूईटी की एग्जाम दी थी, उस सीयूईटी में अच्छी रैंक आ रही है, तो वो क्या इस कॉलेज में जाना पसंद करेगा, कि जेट के थ्रू एडमिशन लेना पसंद करेगा, कि सर नहीं करेगा, वो फिर सीयूईटी में जाएगा। तो सीयूईटी में जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, सीटें खाली हो जाएगी अपने आप, सीटें खाली हो जाएगी, तो फिर ये जो स्टूडेंट है ना 7000 वाले, 8000 वाले, इनका नंबर आएगा, फिर इनमें इनका नंबर आएगा, है ना। तो इनको लगभग आप मान के चलो इस नंबर पर आराम से कॉलेज मिल जाएगी इस 4 राउंड में जाते जाते, है ना, जिनकी इतनी रैंक आ रही है उनको कॉलेज ऐसे मिलती है। अब मैं बात करूं कि इनमें से मान लो 5500 स्टूडेंट्स की, सर जितने ज्यादा से ज्यादा कितने जाते होंगे आपके सीयूटी में, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं भाई उनके। एक एक बात बताओ मेरे को, कि आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, एक जेट का एग्जाम दिया, और सीयूटी में आपके अच्छे रैंक आ रहे हैं और अच्छे नंबर आ रहे हैं, जेट में आपके 160 नंबर ही आ रहे हैं, तो क्या आप जेट में जाना पसंद करोगे या सीयूटी में, कि सर बिल्कुल हम सीयूटी में जाना पसंद करेंगे। वही चीजें हैं, इस वजह से सीटें यहाँ पे खाली रहती है। इसी वजह से आधे स्टूडेंट तो कॉलेज लेते नहीं है, क्यों नहीं लेते, क्योंकि आधे स्टूडेंट तो प्राइवेट कॉलेजों को भर देते हैं, किसको, प्राइवेट कॉलेजों को। नंबर आ रहे थे 270 और भर दिया प्राइवेट, प्राइवेट के अंदर चले गए, फिर बाद में उनको जाना ही पड़ता है, क्या करें, साल बर्बाद, सारी चीज बस पानी फिर गए उस चीज पे। ये चीज होती है। तो आधी सीटें वहां से खाली, आधी सीटें ये आईसीआर वाले ले जाते हैं, आईसीआर में चले जाते हैं तो ये खाली। और उसके बाद में आधे जो मतलब स्टूडेंट होते हैं उनको ये पता नहीं होता
कि किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है। 270 नंबर के अंदर ये नहीं पता होता कि भाई हमको अच्छे से जो गवर्नमेंट कॉलेजें हैं वो मिल जाएगी, लेकिन वो प्राइवेट वहाँ पे पेमेंट सीट लगा देते हैं, तो पेमेंट सीट पे उनका एडमिशन हो जाता है। वो साहब इसी हिसाब से आपकी रैंक क्या होती है धीरे धीरे फिर बाद में, जो ये 7,000 वाले रैंक होते हैं है ना, ये भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो आपके कट ऑफ पे डिपेंड करता है ना, कट ऑफ पे डिपेंड करता है। 2 कट ऑफ मैंने आपको पहले पहले बता दी। अब क्या होगा, तीसरा आपने काउंसलिंग की प्रोसेस हमें बता दी। अब क्या होगा काउंसलिंग के बाद में, काउंसलिंग के बाद में क्या होगा तो वो भी अपन देख लेते हैं। काउंसलिंग के बाद में क्या होगा, तो काउंसलिंग के बाद में होता है आपके राउंड चलते हैं। काउंसलिंग में वापस से काउंसलिंग की बात करता हूँ, थोड़ी सी और बताता हूँ आपको अच्छे से, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। इसमें राउंड चलते हैं आपके, काउंसलिंग में क्या चलते हैं राउंड, और राउंड चलते हैं आपके 3। मैं बात करूँ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। इनकी यूनिवर्सिटी अलग अलग क्या देती है, डेट देती है कि फर्स्ट राउंड इस तारीख को आएगा, सेकेंड राउंड इस तारीख को आएगा, और जो थर्ड राउंड है वो इस डेट को आपको देखने को मिलेगा, है ना। इनमें क्या होता है, आपको कॉलेज मिलती है। इनमें क्या मिलती है, आपको कॉलेज मिलती है। कि सर ये राउंड क्या होते हैं, तो इनमें आपको कॉलेज मिलती है। आपको कॉलेज आपके सामने आ जाती है कि आपने ये कॉलेजें भरी थी, इनमें से ये कॉलेज आपको मिली है। अब मैं बात करूं कि कोई भी स्टूडेंट है, वो तैयारी कर रहा था 1 साल से, अगर उसके नंबर कम है, मान लीजिए 160, और इन राउंड के अंदर उसको कॉलेज मिल जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, तो भाई छोड़ना मत, उनको ले लेना, चाहे वो नई वाली हो चाहे पुरानी वाली हो ना। क्योंकि सीधा सीधा बात है कि उनके 1 साल की तैयारी अब उन्होंने पहले ही कर ली, तो उनके क्या लगेगा, गेप लगेगा। उनके क्या लगेगा, गेप लगेगा। तो इससे बचने के लिए आप ये कॉलेज ले सकते हो। नेक्स्ट में बात करूं कि अगर मान लीजिए थर्ड राउंड तक यूनिवर्सिटी ने क्या करवा ली, काउंसलिंग करवा ली, 5500 सीटें थी, और 5500 में से मान लो 5300 सीटें बुक हो गई, अब 200 सीटें बाकी रह गई। तो फिर वो क्या करेगी, स्पोर्ट राउंड निकालेगी अपना, स्पोर्ट राउंड निकालेगी। तो स्पोर्ट राउंड के अंदर क्या होगा, उनको 200 सीटों को रखेगी, और जिनके नंबर कम थे वो अपना एडमिशन फिर इसमें ले लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, इस प्रकार से सारी प्रोसेस रहती है। कि सर काउंसलिंग के बाद में क्या करें, काउंसलिंग के टाइम पे, काउंसलिंग में मेन क्या होता है, आपको अलॉटमेंट लेटर शो होता है आपका कि कौन सी कॉलेज आपको मिली है। ये पहली चीज तो ये सबसे पहली चीज मेन जो मैं मानता हूँ वो है आपकी कॉलेज की चॉइस फिलिंग, है ना, कि आप किस हिसाब से कॉलेज को फिलअप करते हैं। कॉलेज आपने फिलअप कर दी, नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलती है। तो सबसे पहले आपको कॉलेज मिलेगी, उसके बाद में 2 ऑप्शन आएंगे, है ना। 2 ऑप्शन कौन कौन से आएगी वो भी मैं बता देता हूँ। एक आता है आपको उस कॉलेज को एक्सेप्ट करने का, और एक आता है आपके पास में उस कॉलेज पे अपवार्ड लगाने का, कि सर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन अपवार्ड लगा सकता है। तो मान लीजिए कॉलेज थी, आपको कॉलेज ऑफ नागौर मिल जाती है ना, कॉलेज ऑफ नागौर मिल जाती है, मान लीजिए, है ना, कॉलेज ऑफ नागौर मिल गई। अब उस स्टूडेंट के नंबर आपके थे 290 नंबर थे, है ना, 290 नंबर थे, और उसको कॉलेज ऑफ नागौर मिल गई। वो चाहता है कि सर मेरे को है ना कॉलेज चाहिए थी लाल सोट वाली, भाई मेरे नंबर भी अच्छे हैं, मेरे को लाल सोट कॉलेज चाहिए थी सर। तो वो क्या करेगा, अगर वो लाल सोट कॉलेज इस नागौर कॉलेज के ऊपर लगाई हुई है लिस्ट में, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो वहां पे लिस्ट देखने को मिलती है, 5 यूनिवर्सिटी लगा दी, उसके बाद में कॉलेज लगा दी। तो अगर उसमें से ये लाल सोट कॉलेज इस नागौर से ऊपर है, तो आप फिर अपवार्ड का फॉर्म लगा सकते हैं। उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, अपवार्ड का फॉर्म लगाओ, है ना। अगर वो कॉलेज से नीचे है, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट में आपके लगभग 1200 रुपए लगते हैं, है ना। और मैं बता दूं, आपको काउंसलिंग करवाते हैं आप, अगर 160 नंबर किसी के आ रहे हैं मान लीजिए, उसने काउंसलिंग करवा ली, उनका न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, अगर वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है और वो आपको मिल रही है, तो आपकी इच्छा है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, वरना नहीं करते हैं। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर बोलते हैं कि सर हम कॉलेज छोड़ना चाहते हैं हम, और हमें हमारे 5,000 रुपए, जो काउंसलिंग के टाइम पे मैंने 5,000 रुपए लगते हैं, कि सर हमें वो चाहिए, तो भाई नहीं मिलेंगे। अगर आपने कॉलेज एक बार एक्सेप्ट कर ली ना, उसके बाद में अगर आप कॉलेज को छोड़ भी देते हो, तो आपको वो काउंसलिंग के पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है, या आपने एक्सेप्ट नहीं किया कॉलेज को, है ना, तो आपको 5,000 रुपए रिफंड हो जाते हैं वहां पर। जो आपके 5,000 रुपए थे वो आपके रिफंड हो जाते हैं। एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे, एक और चीज बता दूं भाई, डॉक्यूमेंट से संबंधित, कि सर अब हमें कॉलेज भी मिल गई, मान ले कि काउंसलिंग के बाद में सर हमें कॉलेज मिल गई, अब हम क्या करें आगे, है ना। तो देखो
कॉलेज के बाद में होता है आपके सीट अलॉटमेंट होता है, सीट अलॉटमेंट कि सर हमें कॉलेज मिल गई, सीट अलॉट हो गई, है ना। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको एक डेट दी जाती है, यूनिवर्सिटी डेट देती है, उस डेट को जाकर जो कॉलेज मिलती है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाता है ना। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाता है तो उस टाइम पे ये भी रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है कि नहीं। ये भी रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ले लेता हूँ 10th की मार्कशीट। वैसे ये वीडियो भी अलग से मैंने बना रखा है, तो ये वाला वीडियो भी आप डॉक्यूमेंट्स का चेक कर सकते हो, पर इतना मेरे को पता है स्टूडेंट कोई नहीं देखता इतना, है ना। तो मैं यही बता देता हूँ आपको, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार, टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। ये माइग्रेशन टीसी और ये सीसी सर्टिफिकेट और आपके 12th 10th ये आपको आपकी स्कूल से मिलेंगे, जहाँ से आपने 12th पास किया है वहां से मिल जाएंगे। आधार कार्ड आपके पास में होगा, 2 फोटो जो कि आपने फॉर्म में लगाई थी, एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने शुरुआत में फॉर्म भरा था वो, एक आपका स्कोर कार्ड जो कि अभी कल ही जारी हुआ है ना। स्कोर कार्ड का मतलब आपका रिजल्ट का। नेक्स्ट में बात करूं आपका एडमिट कार्ड, जहां आपका सेंटर आया था वो वाला, है ना। उसी के बाद में आपका एक सीट अलॉटमेंट लेटर, कौन सा, सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट ये वाला जहाँ पे आपको कॉलेज मिलती है ना। एक आपके वो मोबाइल नंबर जो कि आपने लगाए थे जेट के फॉर्म में, वो नंबर होने चाहिए। एक और चीज मैं बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट है उसके 130 नंबर है, जो इस वीडियो को देख रहा है मान ले, तो उसके 130 नंबर है, वो चाहे कि सर मैं तो काउंसलिंग करवाऊंगा, भाई मेरे तो ये होगा कि यस सर या तो कॉलेज मिल जाएगी तो मैं ले लूंगा, नहीं मिलेगी तो मेरे पैसे आ जाएंगे। अब वो भी पैसे किस प्रकार से आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, पैसे किस प्रकार से आते हैं। पैसे इस प्रकार से आते हैं कि मान लो आपने ई मित्र से फॉर्म भरवाया, ई मित्र से फॉर्म भरवाते ही आपने जो अकाउंट नंबर थे आपके, जो अकाउंट नंबर थे वो अकाउंट नंबर आपने मान लो ई मित्र वाले के दे दिए। अब अगर अकाउंट नंबर आपने ई मित्र वाले के दे दिए तो भाई जो रिफंड होगा पैसा बाद में आपको कॉलेज नहीं मिलती है मान लो, तो जो रिफंड होगा पैसा वो तो ई मित्र वाले के अकाउंट में जाएगा, जिस अकाउंट से कटे थे पैसे उसी में जाएगा वापस। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, जो आपका अकाउंट नंबर है वो ध्यान रखिए कि आपने किसका अकाउंट नंबर वहां पे लगवाया था, क्या उसमें आपने जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम लिखा था, है ना, तो उसी के अकाउंट में आएगी भाई वो पैसे, है ना। ये चीज ध्यान रखिए, फिर उसके बाद में लफड़ा हो जाता है, कई बार मित्र वाले पैसे नहीं देते, बोल देते हैं हमारे पास आए नहीं, है ना। तो जेट की जो वेबसाइट है ना, जब रिफंड होंगे आपके पैसे, तो जेट की वेबसाइट पर आपको एक लिस्ट भी देखने को मिलेगी, जेट वाले डालेंगे कि इन विद्यार्थियों के हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए, और अकाउंट होल्डर का नाम वो डालेंगे कि किस अकाउंट में गए हैं, किसके नाम से, है ना, तो वो चेक कर लेना उस टाइम पे। ये आपके क्या होता है, सीट अलॉटमेंट का हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, और इनमें भी अगर कोई छूट रहा हो तो आप वो वीडियो देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा वो वीडियो आपको, है ना, लिंक दे दूंगा मैं वहाँ, तो आप वो वीडियो देखें। और अब बात करते हैं कि सर आगे की क्या प्रोसेस रहती है। सर हमें कॉलेज में मिल गई, और सर हम कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलती, तो उनके पास में सीधा साधा ऑप्शन रहता है कि वो दोबारा तैयारी करें अपने, कि सर हमें कॉलेज मिल गई अब हम क्या करें। तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपके कॉलेज के अंदर आपको एक डेट बता दी जाती है कि इस डेट से आपको कॉलेज आना है ना। तो उस डेट से आप अपनी कॉलेज ले सकते हो, और जो जब भी आपके कॉलेज वाले आपको बुलाए तो उस डेट पे आप जा सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब आपको डॉक्यूमेंट्स अगर आप उसमें जमा करवा देते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपको पढ़ना होता है। तो ये थी मेन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर फिर भी कोई चीज मेरे से छूट गई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज बता दूं, ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ बार बार लाइव आपके सामने, इसलिए रहता हूँ कि ताकि जो भी जेट वाले विद्यार्थी है उनके मन के अंदर कोई भी डाउट वगैरह नहीं हो, है ना। और फिर भी आपको कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन की वीडियो चाहिए तो आप जो रेड कलर का बटन यहाँ पे दिख रहा है आपके पास में सब्सक्राइब का, वो जरूर से दबा दें, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते बिल्कुल भी, इसलिए दबा के रखें। और उससे क्या होता है कि जो भी मैं वीडियो लाता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन के, वो आपके पास में तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ओके, बाकी अगर कोई भी समस्या हो तो इन नंबरों पे आप कॉल करके या एसएमएस करके पूछ सकते हैं। कॉल करिए या एसएमएस करें, ये नंबर सेव कर ले, इन नंबरों पर भी एसएमएस करने में कोई चार्ज आपका नहीं लगता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।